उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देखे आप और मैं हूँ आपके साथ शिप्पन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की जो सरकार है वो विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करेगी। निश्चित ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ महाराष्ट्र विकसित भारत के संकल्प में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड की धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ करवाने पर विचार कर रही है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेम चंद्र अग्रवाल ने कहा है कि उनका व्यक्तिगत मत है कि एक साथ निकाय और पंचायत के जो चुनाव है वो हो, जिससे कि बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता जो है उससे भी निजात मिल सके और प्रदेश के विकास में भी कोई बाधा पैदा न हो। पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के कोई इनकी जिम्मेदारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत है दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है उसमें भी एक ठीक मैसेज आएगा। प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की अहम भूमिका है, जिन्हें कि अब स्मार्ट डाइट बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून के डाइट संस्थान में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इसके दौरान डीजी शिक्षा झरना कमथान भी मौजूद थी। वहीं इस बीच शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश का सभी जो डाइट संस्थाएं हैं वहां पर स्मार्ट बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन सभी संस्थाओं में स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी और हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सभी डाइट संस्थाओं को लगभग 40 करोड़ रुपए दिए हैं और हम लगभग 1 महीने में सभी डाइट संस्थाओं का विधिवत लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में जितनी भी डाइट है हमारी, उनको स्मार्ट डाइट बना रहे हैं सभी चीजें। और इस संदर्भ में सभी जगह आजकल बहुत तेज गति से काम भी चल रहे हैं। वहाँ स्मार्ट क्लास भी बनाई जाएंगी, क्योंकि सारे टीचर्स ट्रेनिंग नहीं होते हैं। वहाँ पे हॉस्टल भी बना रहे हैं, वहाँ पे क्लासरूम भी बना रहे हैं, फिर एक लेक्चर रूम भी रहेंगे। तो अलग अलग प्रकार से बनाए जा रहे हैं और लगभग 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने सभी डाइट्स को दिए हैं। और आज इसी संदर्भ में यहाँ देखने आया था कि यहाँ भी काम काफ़ी तेजी से हुआ है और मुझे लगता है कि 1 महीने में इसका जो है विधिवत हम लोग लोकार्पण भी कर देंगे। फिर द्वितीय चरण के पैसे भी हमने यहाँ जारी कर दिए हैं। तो सरकार की मंशा ये है कि क्वालिटी एजुकेशन पे पूरा ध्यान रहेगा सरकार का। जो हमारे नए टीचर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा कि लगभग अभी तक हम 7000 टीचरों की नियुक्ति कर चुके हैं और 1500 से ज़्यादा अभी तक हम गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति कर चुके हैं और अभी लगभग 3000 टीचरों की नियुक्ति और होनी है। तो जो भी पहली बार टीचर बनता है तो हमारा प्रयास रहता है कि उनका हफ्ता 10 दिन का प्रशिक्षण हो जाए। उनको क्लासरूम में कैसे रहना है, बच्चे उनकी पढ़ाई से संतुष्ट कितने हो रहे हैं, ये सब डाइट्स को काम दिया जाता है। और इसी संदर्भ में आज मैं यहाँ देखने आया था और मुझे आशा विश्वास है कि हमारे डाइटों के जो भी हम लोग चाहते हैं कि वो अच्छा काम करें। स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चकराता के विधायक प्रीतम सिंह ने स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर सांकेतिक धरना दिया, जिसमें कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत अपने आवास पर मौजूद नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की राज्य की जो जनता है उनको केवल बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है।
रोजगार के नाम पर जहां युवाओं को केवल लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, तो वहीं पर स्वास्थ्य और शिक्षा में भी उत्तराखंड की जनता को केवल छल और कपट मिल रहा है। तो वहीं पर प्रीतम सिंह ने अभी कहा है कि यहाँ केवल एक सांकेतिक धरना आज दिया गया है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में एक बड़ा प्रदर्शन कर शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री की नींव तोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने नौकरियां दी है ना, आपको भी पता है, आप नहीं बोल पा रहे, मैं बोल रहा हूँ कितना भ्रष्टाचार हुआ, आप सबको पता है, सबको पता है। इतने स्वच्छ सभी नहीं है कि आपके 19,000 लोगों को रोजगार दे दिया। आज बेरोजगार साथी जो है रोजगार मांग रहे, रोजगार सरकार पीठ तक तो पा रही है। ये तो ऐसी सरकार है केंद्र से लेकर के राज्य तक, जो ये कहते हैं कि बस स्टैंड के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर जो पकौड़े तल रहे, वो रोजगार भी उन्होंने किया है। इनका रोजगार पता कैसा है? अगर सड़क में कोई मजदूर काम कर रहा तो कभी इस मजदूरी का रोजगार भी हमें नहीं दिया। शर्म नहीं आती है कहते। और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से है। मंत्री को इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं है। मिलने का प्रयास करते हैं तो मंत्री नदारत रहता है, मंत्री छुपा रहता है। उनको छुपने के लिए जगह भी ज्यादा नीचे थोड़ी में काम चल जाता है। ये हालत, ये स्थिति जो है प्रदेश की है। और मैंने पहले ही कहा था कि मैं आज धरने पर बैठूंगा। मैं आज धरने पर बैठा हूँ इन दोनों व्यवस्थाओं को लेकर के। और आज पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है इसके खिलाफ संघर्ष है और ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। आज तो मैंने कहा था मैं सांकेतिक तौर पर अकेला बैठूंगा, क्योंकि तमाम साथी आए, इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जिस दिन आह्वान करूंगा घेराव का, जिस दिन आह्वान करूंगा शहर को जाम करने का, उस दिन जो है सब पुलिस बल को भी देख लेंगे, सब सरकार को भी देख लेंगे। नजारत रहता है, इसीलिए तो धरना दे रहे, तो सांकेतिक है, लेकिन आगे संघर्ष रहेगा। अगर लोकतंत्र में विधायक की बात को नहीं सुना जाएगा तो गरीब किसकी बात सुनेगी ये सरकार? कहाँ जाएगा विधायक? तो मंत्री अगर नजारत है कोई बात नहीं। प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष राजधानी देहरादून के दौरे पर हैं। बीएल संतोष 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून में रहेंगे और इस दौरान वो प्रदेश टोली बैठक के अलावा निकाय चुनाव से संबंधित प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के दौरे को लेकर उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारियां कर रही है, जिसके लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री समीक्षा करने के लिए यहां पहुंचे हैं। निकाय के चुनाव आने वाले हैं और सभी संगठन के लोग हैं हम, और एक राजनीतिक दल है, उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है और उसकी समीक्षा के लिए संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी आ रहे हैं। सरकार मदद नहीं करेगी तो भीख लाभ मांग के भी देना पड़ेगा, मैं दूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन को लेकर चर्चाएं की गई। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन दर्शन हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग इस समय संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, उन्होंने संविधान के साथ क्या किया है ये सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज का अपमान किया है और अन्य कई प्रताड़ना जो है वो लोगों द्वारा की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर उनके पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया गया है और देश के प्रधानमंत्री लगातार 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक संविधान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। 2 दिन के पार्लियामेंट में डिबेट होने वाली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देश के निर्माण में क्या योगदान रहा है उससे चर्चा हो गई और उनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बदलने का पाप किया है, प्रियम्बल को बदला है उन्होंने, उसके अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ने का काम किया है, उससे भी चर्चा होगी। किस प्रकार से संविधान के धज्जियां उड़ा के आपातकाल लगाया गया,
उस पर भी चर्चा हो गई कि किताब को लेकर संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदल देंगे और जब विदेश में जाते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, ये बात कहते हैं। ये सारी चर्चा होंगी कि किस प्रकार से देश को आजाद कराने वाले महापुरुषों को कांग्रेस ने लगातार अपमान किया है। और आज देश का दलित भूला नहीं है इस बात को कि डॉक्टर अम्बेडकर जी को देश को मजबूत करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी कि कांग्रेस से उनका 36 का आंकड़ा था और यही कारण था कांग्रेस ने उनको भारत रत्न नहीं दिया। गैर कांग्रेसी सरकार का इंतजार करना पड़ा। जब जवाहरलाल नेहरू ने जीते जी भारत रत्न ले लिया, इंदिरा गांधी ने भी जीते जी भारत रत्न ले लिया, राजीव गांधी को भारत रत्न 1 साल के अंदर डेथ के 1 साल बाद मिल गया। लेकिन जो महापुरुषों ने देश को अपने बलिदान देकर खींचा है, उनका हमेशा कांग्रेस ने अपमान किया है, उनके समाज का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। सरकार मदद नहीं करेगी तो भीख लाभ मांग के भी देना पड़ेगा, मैं दूंगा। लेकिन विगत दिनों हुए साइबर हमले के उपरांत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण वेब एप्लीकेशन और डेटा की सुरक्षा के दृष्टिगत नियर डिजास्टर रिकवरी साइट का शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ सचिव आईटी और शहरी विकास नीति झा ने सचिवालय स्थित डेटा सेंटर में किया। इस महत्वपूर्ण पहल के शुभारंभ के अवसर पर आईटीडीए निदेशक नितिका खंडेलवाल और राज्य सूचना अधिकारी आशीष अग्रवाल उपस्थित थे। सचिव नीतीश झा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य डेटा सेंटर की क्रिटिकल एप्लीकेशन और सेवाओं को किसी भी तकनीकी समस्या या आपदा के दौरान बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से संचालित रखना है और सुनिश्चित करना है। सचिव ने इस कार्य की प्रशंसा करते हुए इसे आईटी क्षेत्र में नवाचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया और कहा कि ये व्यवस्था भविष्य में किसी भी आपदा या तकनीकी समस्या के दौरान महत्वपूर्ण एप्लीकेशन सेवाओं को कम से कम समय में रिकवर कर पुनः स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। उत्तराखंड में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाजपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बाइक सवार 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों का पंचनामा कर घटना की जांच शुरू की। बता दें कि केलाखेड़ा के ग्राम गणेशपुर निवासी नक्शे अली के पुत्र इलियास और फरीद बाइक से बाजपुर के ग्राम सीता कॉलोनी जा रहे थे कि मलेरिया रोड पर बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कि लोगों की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया। 112 पे सूचना आई थी कि तहरी वर्कशॉप जो मलेरिया रोड पे है, वहाँ पर एक दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में जो फैक्ट अभी सामने आए हैं कि एक ट्रैक्टर ट्रॉला आ रहा था और सामने से एक गाड़ी भी आ रही थी, तो पीछे से 2 बाइक सवार आ रहे थे और जो केलाखेड़ा से बाजपुर की तरफ आ रहे थे, तो उसमें पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉले पे टक्कर लगी है, जो बाइक सवार द्वारा टक्कर लगी गई है। तो उस समय जो बाइक सवार थे उन्हें मौके से यहाँ पर हॉस्पिटल लेके आए गए, यहाँ पर उन्हें मृत घोषित किया गया है। इसमें जो ट्रैक्टर ट्रॉला है वो पुलिस के कब्जे ले लिया गया है और पंचायत नामा की कार्रवाई की जा रही है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के नादेही रोड पर मैक्स गाड़ी और बाइक सवार की आमने सामने भिड़ंत हुई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। बाइक सवार उत्तर प्रदेश के अल्हेपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मैक्स वाहन को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी। विकासनगर के हरदरपुर आसन नदी पुल के पास एक प्लाई से भरा हुआ ट्रक जो कि विकासनगर की ओर जा रहा था, वो पलट गया। हादसे में किसी के यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं पर घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोहरा पड़ना शुरू हो चुका है। वहीं रात्रि में लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में ये घटना घटी। बताया जा रहा है कि किसी जंगली जानवर के ट्रक के सामने आने के कारण और कोहरा अधिक होने के कारण ये ट्रक पलट गया। नवनियुक्त एसपी देहात रेणु लोहनी ने पछवाडून से सहसपुर,
सेलाकुई, विकास नगर थाना और रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने थाने में अपराध की स्थिति और उससे संबंधित जो दर्ज मामले हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की, जिसके चलते उन्होंने इन मामलों को लेकर अपनी अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अपराध के साथ साथ अवैध अतिक्रमण पर अंकुश लगाना और यातायात व्यवस्था सुधारना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही बताया कि पसरादून क्षेत्र में बढ़ता नशा जो है और इसका कारोबार एक बड़ी समस्या है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए दून पुलिस लगातार काम कर रही है। उन्होंने बाहरी प्रदेशों से आने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के सत्यापन के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। जो यहाँ की जो अभी तक समस्या जो मुझे लगता है प्रकाश में आ रही है वह है नशे की रोकथाम और यातायात की समस्या। इन सब समस्याओं पर हम लोग आगे काम करेंगे। बिल्कुल, नशे की बात आपने करी। नशा ही यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, मौजूदा स्थिति यही है। लेकिन अब क्राइम जो है वो उसमें इजाफा होते हुए बड़े क्राइम होने लगे हैं, हथियारबंद लोग आने लगे हैं। इसको लेकर कुछ खास रणनीति आप लोग बनाएंगे? बिल्कुल, देखिए जितने भी बड़े क्राइम होते हैं इनके लिए सबसे जरूरी चीज़ जो होती है पुलिस की डेली की गश्त, उसके बाद कम्युनिटी पुलिसिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इसका फैक्टर है। इसके अलावा जो बार बार क्षेत्रों में जा जाकर उनकी समस्याओं को जानना, उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ उसके बारे में जानना, क्योंकि पुलिस लगातार ये करती रहेगी तो इससे कुछ ना कुछ कमी गिरावट आएगी ही। तो इसके प्रति हम लोग जागरूक करेंगे अपनी फोर्स को। नशे को लेकर कुछ खास रणनीति बनाने की? नशे को लेकर तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ही स्पष्ट आदेश हैं और पूरे उत्तराखंड जिले में और देहरादून जिले में जो है इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अभी वो अभियान चल ही रहा है। तो अभी जैसे भी आप देखे होंगे कि आजकल नशे को लेकर और वहीं पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में अधिनियम 1907 और पशु परिवहन अधिनियम 2001 का अनुपालन करवाए जाने को लेकर पशुपालन, परिवहन, राजस्व, पुलिस, उद्योग आदि संबंधित विभागों के अधिकारियों की चर्चा हुई। बैठक में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने जिला पशु क्रूरता समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों और जनपद अंतर्गत संचालित गौशालाओं की जानकारी जिलाधिकारी को दी, जिस पर कि जिलाधिकारी ने सीवीओ के निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि वो गौशाला जल्द से जल्द संचालित हो। इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। जनपद में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जो है उनकी समीक्षा की जा रही है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा है कि खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। बैठक के दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी को निर्देश दिए कि वो स्पोर्ट्स स्टेडियम में किए जा रहे कार्यों को तीव्र गति से करवाए तथा स्टेडियम में जो भी छोटे छोटे कार्य करवाए जाने हैं उनकी चेकलिस्ट बनाकर प्रस्तुत करें और टाइमलाइन बनाते हुए पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि वो स्टेडियम के अंदर उचित प्रकाश व्यवस्था हेतु उप जिलाधिकारी और जिला क्रीड़ा अधिकारी के साथ संयुक्त सर्वे करें और लाइटिंग लगाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने स्टेडियम की विद्युत सेफ्टी ऑडिट करवाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को रुद्रपुर के सभी सरकारी और प्राइवेट चिकित्सालयों के साथ बैठकर जो सचिवालय है उनमें खिलाड़ियों हेतु उचित उपचार व्यवस्था हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम में एम्बुलेंस के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ टीम तैनात करना सुनिश्चित किया जाए ताकि खिलाड़ियों को तत्काल मेडिकल सुविधाएं प्राप्त हो सके। हमारे 28 तारीख से स्टार्ट होने लगभग 53 दिन रह गए और कल भी कमिश्नर साहब ने निरीक्षण किया गया। तो हम लोगों ने आज इसमें पूरी ये तैयारी की कि प्रशासन के साथ हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कैसे काम करेगी, प्रशासन के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को हम लोगों को कैसे इसको पूर्ण करना है समयबद्ध तरीके से और किन डिपार्टमेंट्स को क्या क्या अभी बजट की उपलब्धता करानी है उससे भी पूरी चर्चा की गई है और पूरी तैयारी यहाँ पे कर ली जाएगी। और इसमें जो हमारे 3 जो गेम्स होने हैं यहाँ पे साइकिलिंग, हैंडबॉल और वॉलीबॉल, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जाएगा। तो कोई भी इस तरह की कमी नहीं छूटेगी जिसमें इससे हम लोग कोशिश इसमें है कि हम लोग उत्तराखंड में जो ये राष्ट्रीय गेम्स हो रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से और ऐसे खेल कभी पहले ऐसे जो आयोजन है जो पहले समय पर होते रहे हैं उनको भी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इनके साथ हम अपनी संस्कृति को भी हम लोग शोकेसिंग कर सकें और हमारी जो रुद्रपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम लोग इसके साथ इम्प्रूव कर सकते हैं।
पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बात लोगों को खूब भा रही है। पहला शो हाउसफुल रहा। फिल्म के हीरो अभिनव चौहान ने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आंचलिक फिल्मों के निर्माण के लिए और प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग दे रही है। फिल्म की परिकल्पना के.एस. चौहान की है। निर्देशक जो है वो अनुज जोशी है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली जौनसारी फीचर फिल्म का बनना सुखद है। इस फिल्म के जरिए जौनसार की समृद्ध संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों को देखने का मौका जो है वो लोगों को मिलेगा। उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील की और कहा कि राज्य सरकार की तरफ से क्षेत्रीय बोली भाषाओं में बनी फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में हर संभव मदद दी जा रही है। इसी क्रम में सरकार नई फिल्म नीति भी लेकर आई है। फिल्म की हीरोइन आकृति जोशी ने भी कहा कि ये उनकी पहली जौनसारी फीचर फिल्म है। काफी अच्छा अनुभव रहा। आगे भी उत्तराखंड की संस्कृति और संवर्धन को लेकर कुछ और पिक्चर्स में वो भविष्य में काम करने की योजना बनाती नजर आ रही है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और आंखों में आंसू भी आ रहे थे जब मूवी समाप्त हो रही है। जो अंदर रिएक्शन था पब्लिक का, और काफी सालों से 8-10 सालों से मैं इसकी कल्पना की थी कि इस तरह की जौनसारी मूवी बने जिसमें जौनसार बाबर का पूरा कल्चर दिखे, वहाँ के रीति रिवाज दिखे, जो इसको एक आप बोल सकते पूरे जौनसारी जिसमें दिखे, उस मूवी को आज हम मुकाम पे ला पाए। और इतना प्यार मिल रहा है पूरे जौनसार बाबर, रवाई, जौनपुर और उत्तराखंड, कुमाऊनी और गढ़वाली, जितना भी हमारा पहाड़ का जो क्षेत्र है, सब बता रहे हैं कि ऐसी मूवी हमने आज तक देखी नहीं है। जो मूवी बनी है वो काबिल तारीफ है। शानदार फिल्म, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जौनसार का रिच कल्चर जिसलिए जौनसार जाना जाता है, उत्तराखंड के स्वाभिमान और मान को बढ़ाने वाली फिल्म, महिलाओं का सम्मान, ऐसी फिल्में जो नेचुरल ग्रोइंग जिस फिल्म को बोल सकते हैं, पहाड़ में और जौनसार में महिलाओं का कितना बड़ा सम्मान है, जो रहनी बिहानियों के लिए वो सम्मान करते हैं, भोज देते हैं। उसके बाद फिल्म का जो एंड होता है वहाँ महिलाओं का पूरा सम्मान, पूरी फिल्म के अंदर वहाँ का गीत, संगीत, धरातल, महासु देवता की जो छाती दर्शाई गई है, जो है वहाँ वो फिल्म में दिखाने का काम करा है। वाकई में बहुत गदगद हूँ, ये मैं मन से बोल रहा हूँ, इस फिल्म को देखना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मूवी हमारा एक फैमिली ड्रामा है और ये मूवी का मैं पूरा से 2 लोगों को देना चाहूँगा। सबसे पहला तो मेरे जो फादर हैं मिस्टर के.एस. चौहान, उनका ये सपना था, उनका ये ड्रीम था कि उनको जौनसार बाबर के लिए एक ऐसी पिक्चर बनानी थी जिसको देख के सबसे होश उड़ जाए और जिसको संस्कृति प्रमोट करने का एक तरीका था जो उनको लगा कि फिल्म बनाना सबसे सही रहेगा। तो उन्होंने एक फिल्म के बारे में सोचा। और दूसरा मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे जो डायरेक्टर सर हैं अनुज जी, इन दोनों की ही मतलब पावर है, मतलब एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसकी वजह से आज मेरे गांव की बात जो कि उत्तराखंड और जौनसार बाबर की चलिए उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।